नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के बारे में, करेंगे इन 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण और विस्तार से बताएंगे आपको इन 4 बड़ी खबरों के हर एक पहलू, हर एक पक्ष को। सबसे पहले बात होगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की, जिस पर आज उनके समाधि स्थल पर जाकर तमाम नेताओं ने और देश के प्रधानमंत्री ने जाकर वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। दूसरी बड़ी खबर, चीन ने अलापा दोस्ती का राग, चीनी विदेश मंत्री का एक बयान सामने आया है। तवांग में हुई चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद ये पहला बयान है चीनी विदेश मंत्री का और इसमें भारत के साथ शांति और दोस्ती की बात की गई है। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना को लेकर अलर्ट में नजर आ रहे हैं तमाम सरकारें, इसके साथ ही एयरपोर्ट्स पर भी अब टेस्टिंग शुरू हो गई है। चौथी बड़ी खबर, भारत की जीत, भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में भारत ने जीत दर्ज कर ली है। और सबसे पहले रुख करेंगे पहली बड़ी खबर का। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती है और इस पर देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी आज अटल जयंती को गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरे देश में मना रही है। आज अटल जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में भी विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, बीजेपी के दोनों सदनों के सांसदों, 2 केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पूर्व पीएम के समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल पर जाकर आज तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तस्वीरें हम आपको आज सुबह की दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने उनके समाधि स्थल के परिक्रमा कर उन्हें नमन किया। और अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। कोरोना ने चीन में कहर मचाया हुआ है। पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर से चीन पर है और वहां के हालात पर है। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपस में रिश्ते मजबूत करने के लिए आपसी संचार बनाए रखना होगा। बता दें कि एलएसी पर कई जगहों पर चीन भारत की समीक्षा में घुसपैठ की कोशिश करता आया है। उसकी हरकतों का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती रहती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारतीय जवानों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद, इस घटना के बाद पहली बार चीन का ये बयान आया है। वांग यी ने कहा कि दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम चीन भारत संबंधों के स्थिर व मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और चीन ने 20 दिसंबर को चुशूल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर कोर कमांडर स्तर की बैठक के 17वें दौर का आयोजन किया और सुरक्षा बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। धन्यवाद। रजनीश जी, हम ड्रैगन का ये दोहरा रवैया देख रहे हैं। एक तरफ चीन के सैनिक, हमने देखा तवांग में किस तरह से घुसपैठ की कोशिश की गई है, जो झड़प हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, और उसके बाद अब चीनी विदेश मंत्री कहते हैं कि वो स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पर किस नजर से देखेगा भारत इस बयान को? वास्तव रूप से है ये कि चीन को ये समझ में आ गया है कि ये 1962 का भारत नहीं है।
ये भारत जो है 2022 का भारत है और पूरी तरह से विकसित है। हम किसी से भी सामरिक मामले में हो, हम किसी से पीछे नहीं है। इसलिए उसने शांति प्रस्ताव रखा है कि अमन किया जाए, शांति की जाए और बॉर्डर का जो LAC का जो एरिया है उस पर जो है बातचीत की जाए। दूसरी बात यह है कि दुनिया की सारी ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो रशिया हो, इसके अलावा यूरोप के विदेश भारत की विदेश नीति से इस तरह सहमत हो गए हैं कि ये दबाव भी चाइना में पड़ रहा है हम्म। कि वो शांति की बात करे, वो हम्म। भारत के युद्ध की बात न करे, जिससे खून खराबा होगा और हम्म। इससे जो है रक्तपात होगा। हम्म। दूसरी चीज और है, एक चीज और भी आती है कि जब चाइना की जो अर्थनीति है, उसकी जो वो पॉलिसी है कि उसकी जो चीजें, जो उसका प्रोडक्ट है वो भारत नहीं ले रहा है, तो ये भी दबाव पड़ रहा है कि अगर उसने इस तरह की बात की कि किसी तरह से युद्ध की बात कर रहा है, भारत के साथ में शांति की बात नहीं कर रहा है, तो उस पर यह दबाव जरूर पड़ेगा। हम्म। चाहे वो सारी दुनिया का दबाव उसके ऊपर है। दूसरी चीज और भी आती है, इसलिए चाइना इस बात के लिए मजबूर हो गया है कि वो भारत से शांति की बात कर रहा है, हम्म। लेकिन अभी भी भारत को इस बात पे सतर्क रहना चाहिए कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम्म। हम्म। इसके साथ ही जिस तरह से चीन में इस वक्त कोरोना के चलते तमाम हालात बने हुए हैं, क्या ऐसे में भारत कुछ मददगार साबित हो सकता है? क्या चीन और भारत के बीच शांति की बात करने से चीन को कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि चीन में हालात काफी खराब है? देखिए, भारत की पॉलिसी रही है कि वो अपने पड़ोसी देशों को मदद करता है। हम्म। पहले जो कोरोना आया था तब भी उसने दुनिया के देशों को मदद की थी, वैक्सीन के रूप में भी और दवाइयों के रूप में भी। तो भारत अपने पड़ोसियों से संबंध तो अच्छा करना चाहता है, तो हम्म। हो सकता है कि ये भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो कि वो चाइना की मदद करे इस बारे में कि कोरोना जो है ये सिर्फ सीमित तक नहीं है, चाइना नहीं है, चाइना से वो आगे भी बढ़ता है। हम्म। इसलिए अगर चाइना में कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है तो भारत के हित में ही होगा। हम्म। हम्म। साथ ही रजनीश जी, लगातार चीन की जो कोविड पॉलिसी है उसको लेकर तो सवाल खड़े होते ही रहे हैं, लेकिन चीन की वैक्सीन को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, वो चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, हम्म। वो अपनी अपनी पूरी डेटा जो है वो दुनिया को देता ही नहीं है। हम्म। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की जनता क्या शायद सोच रही है, हम्म। उसके बारे में कोई बताता नहीं। हम्म। इसलिए भारत को इस बात पे दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि वो सतर्क रहे, क्योंकि कि चाइना कभी भी भारत का जो है भारत का दोस्त नहीं रहा है। हम्म। हमेशा उसने अटैक किया है। 1962 में भी अगर देखा जाए तो उसने धोखेबाजी करके और भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया है। हम्म। तो इस बात को भी ध्यान में रखना तो भारत कहीं ना को कहीं जरूरी है। क्या ये माना जा सकता है, कहीं ना कहीं इस बयान के पीछे की हकीकत भी कुछ और हो सकती है? हाँ, पर्दे के पीछे और भी चीजें हो सकती है, हम्म। हम्म। क्योंकि चाइना को ये इस बात का एहसास तो है कि वो भारत के साथ युद्ध में हम्म। पूरी तरह से जीत नहीं सकता, ठीक है। है ना। भारत के पास में वो मिसाइल भी हैं, भारत के पास में वो जेट भी ठीक। हैं, हम्म। भारत के पास में वो बम भी हैं, भारत के पास में सेना भी मजबूत है। वो हम्म। किसी तरह से जीत नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद में भी भारत को इस बात को अपने जहन में पूरी तरह पेवस्त कर लेना चाहिए कि चाइना को पर पूरी तरह से भरोसा किया नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रजनीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विदेश मामलों के जानकार। वो बता रहे थे कि किस तरह से चीन, आज जो बयान चीन की तरफ से आया है उस बयान पर पूरी तरह से एतबार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोविड के चलते जो सवाल चीन के ऊपर खड़े हो रहे हैं या फिर जो स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में चीन काफ़ी कमज़ोर कुछ मायनों में नज़र आता है। वहीं भारत लगातार मजबूत बन रहा है और भारत की हमेशा से नीति रही है अपने पड़ोसी देशों की मदद करना। इस लिहाज से चीनी विदेश मंत्री के बयान को कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छा संकेत भी माना जा सकता है।
चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की। कोरोना वायरस को लेकर भारत सतर्क हो गया है। कोरोना वायरस को लेकर आईजीआई एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। BF7 वेरिएंट को लेकर यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। देश में कोविड के नए वेरिएंट BF7 को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों की सरकारें भी काफी अलर्ट दिख रही हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर खास सावधानी बरती जा रही है। यहाँ विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच के खास इंतजाम किए गए हैं। सरकार के आदेश के बाद एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग का काम जारी है। आईजीआई एयरपोर्ट पर हर रोज आने वाले औसतन लगभग 25,000 यात्रियों में से करीब 2% लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। विदेशों से आने वाले यात्रियों में अगर कोरोना वायरस से संक्रमण की शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन करने की भी व्यवस्था की गई है। जेनेस्ट्रिंग्स डायग्नोस्टिक सेंटर के संस्थापक डॉक्टर गौरी अग्रवाल के मुताबिक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर औसतन लगभग 25,000 यात्री आते हैं, जिनमें से 500 यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 दिसंबर को बताया था कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया समेत दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों का कोरोना सैंपल टेस्ट शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। हाँ, नमस्कार। डॉक्टर कपूर, हम देख रहे हैं कि चीन में और कई और देशों में, खासकर जापान, इस बार जापान में देखा जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा काफी बड़ा है। ऐसे में भारत सतर्कता बरतने लगा है, लेकिन क्या 25,000 जो आंकड़े बताते हैं कि 25,000 यात्री आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उनमें से लगभग 500 की रैंडम टेस्टिंग होगी। क्या आपको लगता है कि इन 500 रैंडम टेस्टिंग से हमें कुछ खास फायदा होने वाला है? नहीं, देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि BF7 ये जो वेरिएंट कोविड का चाइना से आया है, तो सबसे पहले उसकी कितनी ज्यादा सिवियरिटी हमारी कंट्री में होगी, क्योंकि हमारी कंट्री में इम्यूनाइजेशन ड्राइव अच्छा है और इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। चाइना ने जो जीरो कोविड पॉलिसी करा था, तो उनकी कंट्री में इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं डेवलप हुई थी। दूसरा, जो चाइना की कोविड वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव थी वो नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे जरूरी ये है कि हमको सर्विलेंस तो रखना पड़ेगा। 25,000 डेली लोगों का तो करना भी बहुत मुश्किल है कि इतने लोगों का, तो जो रैंडम सैंपलिंग करके और इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ब्राजील है, साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, इनसे आने वाले लोगों का भी रैंडम सैंपलिंग होगी। तो सबसे जरूरी चीज जो इस समय हमको समझना है वो ये जो रैंडम सैंपलिंग और वेरिएंट देखा जाएगा, बट पैनिक होने की नहीं जरूरत है। कोविड बिहेवियर जो हम पहले कर रहे थे वो बहुत जरूरी है, मास्क लगाना, अन्यथा भीड़ भाड़ से अवॉइड करना, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि शायद जो 60 साल या बुजुर्ग लोग जो होंगे उनमें इस वेरिएंट का शायद रिस्क ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी पूरी हमें तैयारी रखनी है और मॉक ड्रिल करके तैयारियां रखनी है। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई है, हॉस्पिटल में व्यवस्था है, तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ यूपी सरकार पूरी तरह गियर्ड अप है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो एडवाइजरी निकाली है, तो हम सब लोग सजग हैं। बट इसमें एज इंडिविजुअल समस्त लोगों को भी सजग रहना और गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेट करना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर कपूर, हमने ये देखा पिछली बार जब कोविड ने जोर पकड़ा था, पहली लहर है, दूसरी लहर है, दूसरी लहर के वक्त खास तौर पर जब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था, कई देश ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन की भी कैटेगरी बनाई हुई थी कि अगर आपने ये वैक्सीन लगवाई हुई है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर वैक्सीन ये वाली नहीं लगी हुई है, कोई और वैक्सीन लगी हुई है, तो उन देशों में मान्यता प्राप्त नहीं थी वो वैक्सीन। क्या भारत को भी इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए कि जो भी यात्री विदेशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय हैं या फिर कोई विदेशी पर्यटक हैं, कोई विदेशी यात्री हैं, उन लोगों ने कौन से वैक्सीन लगवाए हुए हैं? क्या इस चीज पर भी जोर देने की जरूरत है?
वो मेरे लिए शायद कहना पूर्णतः सही नहीं होगा, क्योंकि ये WHO के प्रोटोकॉल्स होते हैं और इसमें हमारी ICMR जो साइंटिफिक बॉडीज हैं वो डिसाइड करती हैं। तो इस पे मेरा कमेंट करना नहीं सही होगा। ये कमेंट गवर्नमेंट लेवल पे आना चाहिए। जो क्या इसके क्या लिए क्या इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, जहां तक देखिए जो वैक्सीन्स हैं वो जहां तक मेरी जानकारी है सभी इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे स्पुतनिक हो। अब शायद एक नेजल भी वैक्सीन शायद बिल्कुल, नेजल गवर्नमेंट से वैक्सीन की मान्यता शुरुआत प्राप्त। करने वाला भारत शुरुआती कुछ जी देशों जी में से जी। बन चुका है। हाँ लेकिन जी जैसे जी। चाइनीज वैक्सीन है, चाइना में जो वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हाँ वो वैक्सीन इतनी कारगर नहीं है। हाँ, तो ये जो होता है ये एक्चुअली इसकी गाइडलाइंस, जैसे हमारे वहाँ जो साइंटिफिक बॉडीज हैं जैसे ICMR है, इस पे जो स्टडीज होती हैं उनके रिजल्ट्स के अनुसार ये लोग डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है सरकारी स्तर पे, शासन स्तर पे कमेटीज इस पे डेफिनेटली विचार कर रही हैं और उनकी गाइडलाइंस जो आएंगी उन्हीं को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, नमस्कार नमस्कार। तो डॉक्टर राकेश कपूर वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से भारत में फिलहाल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत हुई है बनस्पत चाइना में जो फिलहाल देखा जा रहा है वो खामियाजा कहीं ना कहीं उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चलते भी है, क्योंकि वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है कोरोना के खिलाफ। लेकिन भारत में लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी डेवलप हुई है। साथ ही जो वैक्सीनेशन ड्राइव भारत की है वो बहुत कामयाब रही है। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन हमारे यहाँ लगाई गई हैं और बूस्टर डोज भी दोबारा से शुरू कर दी गई हैं। बूस्टर डोज को लेकर वैक्सीनेशन ड्राइव तेज कर दी गई है। इस लिहाज से भारत में काफ़ी बेहतर स्थितियां रहने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। साथ ही रैंडम टेस्टिंग और तमाम जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है ये खास तौर पर काफ़ी मददगार साबित होने वाला है भारत में कोरोना की स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने दूसरे टेस्ट में रोमांचक जीत दर्ज की। मीरपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। 145 रनों का पीछा करते हुए भारत ने 7 विकेट गंवा दिए। एक समय मैच में बांग्लादेश की पकड़ मजबूत दिख रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर और अश्विन की साझेदारी ने बांग्लादेश का भारत के खिलाफ टेस्ट जीतने के सपने को तोड़ दिया। अश्विन ने ताबड़तोड़ इनिंग खेलकर मैच को फिनिश किया। एक समय बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज ने मिलकर 3 विकेट लिए और ऐसा लगा कि टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया को जीत दिलाई। मैच के चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो अक्षर पटेल और जयदेव उनादकट क्रीज पर थे। उनादकट 16 गेंद पर 13 रन बनाकर शाकिब की गेंद पर LBW हो गए। उनके बाद ऋषभ पंत भी पवेलियन लौट गए। पहली पारी में शानदार 93 रन बनाने वाले पंत दूसरी पारी में 9 रन ही बना सके। उन्हें मेहंदी हसन मिराज ने LBW कर दिया। मेहंदी हसन इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर पारी में 5वीं सफलता हासिल की। अक्षर ने 69 गेंद पर 34 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। बातचीत के लिए हमारे साथ विशाल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक खेल पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है विशाल आपका FM न्यूज पर। जी शुक्रिया। विशाल जी, जिस तरह से हमने देखा कि ये जो मैच था काफी रोमांचक था और एक बार ऐसा लगा था कि भारत के हाथ से ये मैच फिसलता जा रहा है, लेकिन अश्विन ने कमाल कर दिया और शायद यही वजह है कि अश्विन को जीत के हीरो के साथ ही सहवाग ने साइंटिस्ट तक कह दिया है। जी बिल्कुल, कहना भी चाहिए उन्हें साइंटिस्ट, क्योंकि जिस तरह से लगातार पहली पारी में अगर 4 विकेट लेते हो, पहली पारी में भी उन्होंने 39 गेंदों पर 52 रन बनाए और इस पारी के 29 रन ये भुलाए नहीं भूले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम के 35 रन पे 4 विकेट हो जाते हैं, फिर 74 पे 7 से ज्यादा प्लेयर आउट होकर पवेलियन पे हो जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से अश्विन और श्रेयस अय्यर मिलकर लगभग
सबने आप तो छोड़ दी थी कि भारत जीतेगा। और इतिहास में अगर ये पहला ऐसा मुकाबला होता जहां पर बांग्लादेश भारतीय टीम को टेस्ट मैच हरा रही थी, यहाँ से पहली हार का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि जिस तरह से हमारे ओपनर्स की अगर बात की जाए, शुभमन गिल और केएल राहुल कल आउट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की, तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं। कोहली का ये साल भी बहुत अच्छा नहीं गया है, बच्चों की दृष्टि में एक शतक जरूर आया है, लेकिन जिस तरह से टेस्ट मैच की अगर बात की जाए तो ये भी उनके लिए साल टेस्ट के लिहाज से बहुत खराब गया है, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। और आज ऋषभ पंत से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ऋषभ पंत ने भी आज उनको जो बॉल फेंकी गई, मेहंदी हसन ने फिर उसको 19 इनिंग में ऑल आउट किया। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर और अश्विन की, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए वो योगदान जो अक्षर पटेल ने 39 रनों का दिया है। एक बड़ी पारी उन्होंने खेली, जहां से टीम को वो उन्होंने एंकर शीट काम किया, और जिस तरह से भारतीय टीम को एक फंसे मुकाबले में जीत दिलाने के लिए उन्होंने बहुत हद तक एक मेन ड्राइवर की भूमिका निभाई। बिल्कुल। और विशाल जी, जो मैच हमने देखा, इसमें कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश ने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया है और भारत की टीम भी कोई कमजोर नहीं थी, और ऐसे में बांग्लादेश ने जो प्रेशर भारत पर बना दिया था एक वक्त तक, वो काफी रोमांचक था। जी देखिए, उसके दो फायदे मिले। पहली चीज तो हम लोग को ये चीज सबको पता हो जानी चाहिए कि जिस तरह से बांग्लादेश जब अपने घर पे खेलता है तो वो दोहरी ताकत के साथ खेलता है। पहले तो उसकी जो बॉलिंग अटैक है, और दूसरा जो उसको वहां का लोकल सपोर्ट बहुत मिलता है। जैसे अगर हम बात इंग्लैंड की करें, जब लंदन में मैच लॉर्ड्स में मैच होता है तो भारतीय टीम को खूब सपोर्ट मिलता है, वहां पर काफी इंडियंस है। लेकिन बांग्लादेश में कोई भी टीम जाती है तो वहां पर उसके साथ या तो बाउंड्री पे लगे फील्डर्स के साथ आपको करते पब्लिक मिल जाएगी करे, तो कहीं ना कहीं बुक सेल्समैन की वो भूमिका काम करती है। लेकिन इस बार विकेट ने भी बहुत फायदा दिया, क्योंकि बांग्लादेश की पूरी टीम जो है वो स्पिनर्स पे निर्भर थी। इसीलिए कुलदीप यादव को जब बाहर किया गया, तभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कैंट कमेटी को कि किस तरह से आपने सेकंड मैच में आपने उस प्लेयर को बाहर कर दिया जिसने 8 विकेट पूरे मैच में लिए और मैन ऑफ द मैच रहा हो। लेकिन ये शाकिब अल हसन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक थ्योरी है कि आप जितना स्पिनिंग ट्रैक बनवा सके बनवाइए, और क्योंकि अब एशिया प्लेइंग नेशन जो है उन्हें भी अब दिक्कत होने लगी है, क्योंकि अब हर कोई स्पिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तब मीडियम पेसर्स को खिलाना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश टीम ने, जाहिर सी बात है भारतीय टीम ने मैच जीता हो, लेकिन दिल जो है इस पूरी जो दूर रहा बांग्लादेश का, उसमें बांग्लादेश नहीं जीता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए, एक और कीर्तिमान यहाँ पर अश्विन का नाम हो गया है। अश्विन ने मैच में बतौर ऑलराउंडर एक नायाब उपलब्धि तो हासिल की ही है, इसके साथ ही टेस्ट मैच में 3000 रन और 400 से ज्यादा विकेट का जो डबल है वो भी उन्होंने पूरा कर लिया है, और कहना गलत नहीं होगा कि महान ऑलराउंडरों की लिस्ट में उन्होंने अपना नाम शामिल कर लिया है। जी बिल्कुल, सबसे युवा गेंदबाज है, ऑलराउंडर अब कहूंगा, गेंदबाज तो नहीं, ऑलराउंडर हो चुके हैं अश्विन। जिस तरह से उन्होंने 427 विकेट अब उनके हो गए हैं, लगभग 3000 से ज्यादा रन है। अगर आप उस टैली को देखिए, जिसमें एलन बॉर्डर वहां पर है, वहां पर कपिल देव का नाम है, वहां पर ऐसे दिग्गज ऑलराउंडर्स का नाम है, जैक कालिस का वहां पर नाम है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनका वहां पे नाम है। भारतीय टीम की तरफ से एक जो स्पिनिंग ऑलराउंडर था, बॉलिंग ऑलराउंडर जिसकी हम लोग को तलाश रहती थी, वो भूमिका कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से अश्विन निभाते आ रहे हैं। और देखना होगा कि अश्विन, जो कि अब ज्यादा लंबा उनका कैरियर बचा नहीं है, जिस तरह से अगर देखा जाए तो 3-4 साल, इन 3-4 सालों के बाद क्या भारतीय टीम इसके बाद एक ऐसा ही अश्विन जैसा कोई गेंदबाज तैयार कर पाएगी जो हमें समय रहते इन फंसे मैचेस में आकर 20-30 रन बना के मैच जिता दे? क्योंकि बहुत ज्यादा सर्वाइव करना पड़ा जब अनिल कुंबले टीम से गए, जब जहीर खान जैसे गए, क्योंकि ये लोग बैटिंग कर लेते थे। अब आप देखिए, नंबर 9-10 पर कभी किसी ने नहीं सोचा हुआ कि नंबर 8 पर आकर अनिल कुंबले ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 2007 की अगर बात करूं तो वहां पर उन्होंने आके शतक मारा और इंडिया टीम को जीत दिलाई। तो अब ऐसा सोचना मुश्किल हो रहा था, फिर अश्विन आते हैं, अब अश्विन के बाद कौन होगा ये भी एक देखने का। बिल्कुल। और अश्विन कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं, और ये जो मैच है ये पूरी तरह से अश्विन ने दिलाया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खेल पत्रकार हैं, वो बता रहे थे किस तरह से काफ़ी रोमांचक मैच रहा जिसमें बांग्लादेश ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, साथ ही अश्विन ने शानदार पारी के साथ भारत को जीत दिला दी, क्योंकि एक बार ये मैच पूरी तरह से बांग्लादेश के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अश्विन ने अपने पर्सनल जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो भी कायम रखे हैं। और आपको बता दें कि सबसे कम मैचों में जो 3000 रन बनाने की और 400 से ज़्यादा विकेट लेने की ये जो उपलब्धि है ये हासिल करने वाले अश्विन दूसरे नंबर के खिलाड़ी अब हैं। उनसे आगे सिर्फ न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली हैं जिन्होंने
83 मैचों में ये कीर्तिमान हासिल किया है, जबकि अश्विन ने 88 मैच में ये कीर्तिमान हासिल किया है। और फिलहाल बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप देखते रहें FM न्यूज।